Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So in today's video we will discuss or practice some of the important questions related to animal husbandry. This is a very important topic not only in veterinary science but in agriculture science too, because lot of exam may consist the questions regarding this topic like AFO, AAO, ADO, ICAR, JRF and other kind of exams also. So that is why this topic has become very important part of our preparation. So here we will not only do the question and answers but also discuss the questions in a detailed and in systematic manner. So here we take first question number 1, that is Toda is a breed of. तो animal husbandry में it is very important to remember the name of the breeds. तो अलग अलग एनिमल्स की जो ब्रीड है उनके नेम कहाँ से बिलोंग करती हैं, दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स वी हैव टू लर्न. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है टोडा इज़ अ ब्रीड ऑफ एंड द ऑप्शंस आर शीप, गोट, बफेलो एंड कैटल. तो टोडा इनमें से किसकी ब्रीड है, वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसको सबसे पहले हम इसकी फिगर देखते हैं कि टोडा क्या है. तो यू कैन सी इन दिस फिगर, ये पिक्चर है टोडा की. तो आप देख सकते हैं टोडा क्या है, ये बफेलो है. तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर 3. तो ये टोडा जो है बफेलो की बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फेमस ब्रीड है. इसके कुछ आप कैरेक्टर्स इस फिगर से देख के लर्न कर सकते हैं, बिकॉज फिगर से देख के जब हम स्टडी करते हैं तो इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू रिलेट द थिंग्स. तो टोडा जो है बफेलो की ब्रीड है. उसके बाद ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है या फिर ये कहाँ को किस स्टेट को बिलोंग करती है, दैट इज़ इट बिलोंग्स टू तमिलनाडु. तो ये तमिलनाडु स्टेट को बिलोंग करती है. इट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टोडा से बन सकते हैं वो यही बन सकते हैं कि टोडा किस एनिमल की ब्रीड है, दैट इज़ बफेलो. कहाँ को किस स्टेट को बिलोंग करती है, द आंसर इज़ तमिलनाडु. तमिलनाडु में जो नीलगिरी है बेसिकली ये नीलगिरी को बिलोंग करती है. और ये इसकी फिगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका इमेज है टोडा का, बफेलो का. इसका जो कलर होता है एकदम ब्लैकिश कलर होता है. उसके जो हॉर्न्स आप देख रहे हैं एकदम इस शेप के होते हैं, जस्ट लाइक दराती होती है सिकल शेप, जस्ट लाइक उस शेप का इसका जो हॉर्न होते हैं वो उसमें पाए जाते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट. नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. एफएमडी इज कॉज्ड बाय. तो एफएमडी जो है वो किसकी वजह से होती है, एफएमडी का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एफएमडी का मतलब होता है फुट एंड माउथ डिसीज़. फुट एंड माउथ डिसीज़ कहा जाता है बिकॉज इसके जो सिम्टम्स होते हैं फुट और माउथ वाले पार्ट में अपेयर होते हैं. किन एनिमल्स में होती है, तो ये जनरली होती है हमारी कैटल्स में, फैलो, शीप, इन सब एनिमल्स में ये डिसीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि किसके द्वारा कॉज होती है. ऑप्शंस आर वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, नन ऑफ दीज. वायरस का जो ऑप्शन 4 है वो इसका आंसर बिल्कुल नहीं है, नन ऑफ दीज तो है नहीं. तो यानी इन तीनों में से इसका कोई ना कोई आंसर करेक्ट होगा. तो जो फुट एंड माउथ डिसीज़ है ये मेनली होती है वायरस से, यानी ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर. और इसके सिम्टम इस फिगर में देखने को मिल रहे हैं कि जो फुट एंड माउथ डिसीज़ है कि इसमें क्या होता है कि जो फुट और माउथ वाला रीजन होता है वहाँ पे इस तरह का जो सिम्टम्स है वो देखने को मिलता है. इस तरह की ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाती है, ये ब्लिस्टर है वो बन जाते हैं. बाद में पकने के बाद ये थोड़े से ब्राउनिश और येलोइश कलर का पेयर होने लगता है. तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वो आते हैं फुट एंड माउथ डिसीज़ में. ये डिसीज़ बेसिकली वायरस से होती है, यानी इट इज़ मेनली कॉज बाय द फुट एंड माउथ डिसीज़ वायरस. और ये जो वायरस है ये कैसा वायरस है, इट इज़ क्योंकि हमने पढ़ा है साइंस में कि जो वायरस होते हैं उसमें या तो RNA होगा या DNA होगा, ठीक है, एज अ जेनेटिक मटेरियल. तो जो एफएमडी वायरस होता है इसमें बेसिकली सिंगल स्ट्रैंड RNA प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल. तो RNA वाला वायरस होता है. ये किस फैमिली को बिलोंग करता है ये वायरस, फुट एंड माउथ डिसीज़ वायरस मेनली बिलोंग्स टू द वायरस की जो फैमिली है दैट इज़ पिकॉर्ना विरिडी. पिकॉर्ना विरिडी फैमिली ये इस वायरस की फैमिली है. PICO पिकोर्निया विरिडी फैमिली को ये वायरस जो है बिलोंग करता है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द फुट एंड माउथ डिसीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज़ विच एलिमेंट इज़ डेफिशिएंट इन मिल्क. जो मिल्क होता है उसमें कौन सा एलिमेंट डेफिशिएंट होता है, यहाँ पे रिमेंबर एलिमेंट पूछा गया है. ऑप्शंस आर मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन एंड फॉस्फोरस.
सो हेयर यहाँ पे मैग्नीशियम तो होगा नहीं, कैल्शियम में तो मिल्क बहुत ज़्यादा रिच होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस में तो रिच होता ही है। तो बच्चा यहाँ पे आयरन, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज़ आयरन। मिल्क जो होता है वो आयरन में डेफिशिएंट होता है, यू कैन से मिल्क इज़ पुअर सोर्स ऑफ आयरन, पुअर सोर्स ऑफ आयरन। मिल्क में आयरन नहीं पाया जाता, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट पूछा गया है, दैट इज़ वाई वी मार्क आयरन। अगर यहाँ पे पूछा गया होता वाइटामिन्स में कि कौन सा विटामिन मिल्क में एब्सेंट होता है, तो देन द राइट आंसर विल बी विटामिन सी। तो दो चीज़ जो होती हैं विटामिन सी इन केस ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स में विटामिन सी एब्सेंट होता है, और एलिमेंट्स में या मिनरल्स में आयरन जो होता है वो एब्सेंट, और एब्सेंट नहीं कह सकते बट डेफिशिएंट ज़रूर कह सकते हैं, ठीक है। तो मिल्क में आयरन और विटामिन सी दोनों डेफिशिएंट होते हैं। पूछा जो जाएगा उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर देना था। यहाँ पे एलिमेंट में आयरन पूछा गया और विटामिन होता तो हम विटामिन सी मार्क करते। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फर्स्ट क्लोन डॉली शीप क्रिएटेड बाय। तो यू ऑल नो कि अगर आपको नहीं पता तो आप जान सकते हैं कि जो पहला क्लोन था वो डॉली जो बनाई गई थी, वो शीप एक एनिमल है, शीप जो भेड़ होती है, उसका सबसे पहली बार क्लोन बनाया गया था, जो कि किसने क्रिएट करा था। तो यहाँ पे साइंटिस्ट हैं, इनके नेम्स आपको बताने हैं। तो ऑप्शंस आर डॉक्टर कैम्पबेल, विलमाउंट, विलियम गॉड, या बोथ 1 and 2। तो ये है फिगर, आप देख सकते हैं, ये दिस इज़ द फिगर ऑफ फर्स्ट क्लोन डॉली। तो ये फर्स्ट क्लोन जो बनी थी डॉली ये है, और इसको बेसिकली दो साइंटिस्ट ने मिलकर प्रिपेयर करा था। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज़ बोथ 1 and 2। यहाँ पे 1 and 2 ये दोनों ही राइट हैं, यानी डॉक्टर कैम्पबेल और विलमोंट इन दोनों ही साइंटिस्ट ने मिलके जो डॉली थी यानी डॉली शीप जो कि पहला क्लोन था उसको डेवलप करा था। और ये किस साल डेवलप हुई थी? ये हुई थी इन द मंथ ऑफ जून 1997 में। ये इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ से डॉली से इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किसने इसको डेवलप करा था। तो दो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर कैम्पबेल, विलमोंट, इन्होंने डेवलप करा था जून 1997 में। एंड रिमेंबर द प्लेस दैट इज़ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में इसको उन्होंने डेवलप करा था। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डॉली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉगनबर्ग इज़ अ नेटिव ऑफ। तो टॉगनबर्ग कहाँ की नेटिव है? सबसे पहले आप देखिए फिगर में टॉगनबर्ग है कौन। टॉगनबर्ग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रीड ऑफ गोट। ये फिगर में आपको दिख रही है गोट की इम्पॉर्टेंट ब्रीड है। टॉगनबर्ग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रीड ऑफ गोट। तो आपको बताना है टॉगनबर्ग जो है ये ब्रीड कहाँ की नेटिव है। ऑप्शन है यूरोप, स्विट्ज़रलैंड, अफ्रीका एंड यूएसए। यहाँ पे जो उसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2 स्विट्ज़रलैंड। टॉगनबर्ग बहुत ही फेमस जानी मानी ब्रीड है गोट की, जो कि स्विट्ज़रलैंड की नेटिव है। अब यहाँ पे आपको याद रखना होगा जो गोट की जो इम्पोर्टेंट ब्रीड्स हैं, स्पेशली जो एक्जॉटिक ब्रीड्स हैं। एक्जॉटिक का मतलब यानी जो हमारी इंडिया की नेटिव नहीं है, जो बाहर फॉरेन कंट्रीज़ की, उनको हम बोलते हैं एक्जॉटिक। तो जो इम्पोर्टेंट एक्जॉटिक ब्रीड्स होती हैं गोट की, उसमें सबसे ज़्यादा फेमस जो है दैट इज़ सानन। ठीक है, सानन सबसे इम्पॉर्टेंट आती है। सानन भी कहाँ की है? ये भी स्विट्ज़रलैंड की है। इट इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू स्विट्ज़रलैंड। ये फेमस क्यों है? सानन बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रीड है गोट की, जो कि स्विट्ज़रलैंड को बिलोंग करती है, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ मिल्क। इसको क्वीन ऑफ मिल्क के नाम से भी जाना जाता है। वाई इट इज़ सो, क्यों कहा जाता है क्वीन ऑफ मिल्क? बिकॉज इसका मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। यानी जो सानन ब्रीड है गोट की, इसका जो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, इसका एवरेज मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रीड्स ऑफ गोट। तो इसका कितना होता है? अराउंड एवरेज इज़ अबाउट 800 लीटर्स पर लैक्टेशन। यू ऑल नो व्हाट इज़ लैक्टेशन। तो एक बार का जो लैक्टेशन होता है उसमें 800 लीटर तक का मिल्क इसका एवरेज प्रोडक्शन होता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एक्जॉटिक ब्रीड्स में जो टॉगनबर्ग है और जो सानन है, ये दोनों ही स्विट्ज़रलैंड को बिलोंग करती हैं। और सानन तो उसको क्वीन ऑफ मिल्क कहा जाता है बिकॉज द एवरेज मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई है, दैट इज़ 800 लीटर्स पर लैक्टेशन। तो ये इंपॉर्टेंट ब्रीड है गोट की। एक्जॉटिक ब्रीड्स की बात कर रहे थे हम। एक्जॉटिक ब्रीड में एक होगी सानन, टॉगनबर्ग। इसके अलावा एंगोरा इंपॉर्टेंट है। एंगोरा जो कि इंपॉर्टेंट ब्रीड है गोट की, ये बिलोंग करती है कहाँ से? टर्की से। इट बिलोंग्स टू टर्की। उसके बाद एक आती है अल्पाइन। अल्पाइन ब्रीड बहुत ही फेमस है, ये बिलोंग करती है फ्रांस, यूरोप को। देन हमने पढ़ा था सानन।
सानन स्विट्ज़रलैंड की हो गई, उसके बाद टॉगनबर्ग भी स्विट्ज़रलैंड की है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीड्स हैं। इसके अलावा एक और आती है, दैट इज़ एंग्लो नूबियन। एंग्लो नूबियन, एंग्लो नूबियन कहाँ को बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है बेसिकली इंग्लैंड, ये इंग्लैंड को बिलोंग करती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द एंग्लो नूबियन दैट इज़ इट इज़ नोन एज जर्सी काउ, ठीक है। जैसे जर्सी तो काउ की ब्रीड है, लेकिन इसको गोट के अंदर, एंग्लो नूबियन एक गोट की ब्रीड है, लेकिन इसको जर्सी काउ से कंपेयर करते हुए बोला गया है जर्सी काउ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डुअल पर्पस ब्रीड है। रिमेंबर दिस, एंग्लो नूबियन में नाम ही दो है, एक एंग्लो है एक नूबियन, दो नाम से मिलके बनती है। और ये भी याद रखना है कि एंग्लो नूबियन जो है एक ऐसी ब्रीड है, डुअल पर्पस ब्रीड है। डुअल पर्पस का मतलब ये दो काम में ली जाती है। कौन कौन से दो काम होते हैं? एक तो यू ऑल नो एट इज़ अ मीट पर्पस, और एज अ जो उसकी जो स्किन होती है उससे कुछ वुल टाइप का प्रोडक्ट बनाने में यूज़ होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डुअल पर्पस ब्रीड है, जो कि एक्सोटिक ब्रीड है। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द रानीखेत इज़ ड्यू टू। तो रानीखेत एक डिसीज़ का नाम है, वैसे तो प्लेस का नाम भी है, बहुत ही फेमस प्लेस है उत्तराखंड में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक डिसीज़ है। रानीखेत इज़ अ डिसीज़ विच इज़ मेनली कॉज बाय, आपको कॉजल ऑर्गेनिज्म बताना है, तो ऑप्शन आर वायरल, नीमाटोड, बैक्टीरिया एंड फंगल। तो ये किसकी वजह से होती है? तो बेसिकली फिगर में देख सकते हैं, बेसिकली ये होती है पोल्ट्रीज़ में। पोल्ट्रीज़ जो होती है उनके अंदर ये डिसीज़ देखने को मिली है, रानीखेत डिसीज़। किसकी वजह से होती है रानीखेत डिसीज़? तो राइट आंसर इज़, जो रानीखेत डिसीज़ है मेनली होती है हमारे वायरस की वजह से होती है, ठीक है। राइट आंसर इज़ वायरस। तो इसमें क्या होता है, जो पोल्ट्री होती है उसका जो स्किन होता है उसमें उसको एलर्जी टाइप्स ऑफ सिम्टम्स में डेवलप हो जाते हैं, रैशेस टाइप की सिम्टम्स में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये याद रखना है, रानीखेत एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़ है, वायरल डिसीज़ है, पोल्ट्री की डिसीज़ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ रूमिनेंट स्टमक इज़, तो रूमिनेंट के स्टमक, यू ऑल नो रूमिनेंट्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल कैटल इंपॉर्टेंट रूमिनेंट है, ठीक है। कैटल, शीप, गोट, ये सब रूमिनेंट्स में आते हैं। तो रूमिनेंट्स का जो स्टमक होता है उसका सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है? सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं, ओमैसम, एपोमैसम, रूमेन, रेटिकुलम। सो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे फिगर में है रूमिनेंट स्टमक। तो चार मेन पार्ट होते हैं। अगर हम रूमिनेंट के स्टमक की बात करें तो रूमिनेंट्स जो होते हैं उनके स्टमक के चार पार्ट्स होते हैं, मेनली चार पार्ट्स होते हैं। एक्सेप्ट, सब रूमिनेंट्स में नहीं होते, एक्सेप्ट दो हैं हमारे, कैमल ऊँट होता है उसमें नहीं होता, उसमें सिर्फ तीन पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा हिप्पो, जो हिप्पोपोटेमस होता है, ठीक है, ये दो एक्सेप्ट हैं, कैमल और हिप्पोपोटेमस। इन दोनों को छोड़ के जितने भी रूमिनेंट्स होते हैं सबके चार पार्ट्स पाए जाते हैं उनके स्टमक के। कैमल और हिप्पोपोटेमस जो होते हैं इनमें सिर्फ तीन पार्ट्स पाए जाते हैं, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि हमको कैमल और हिप्पोपोटेमस को छोड़ के अभी हम सिर्फ चार पार्ट्स की बात करेंगे। तो चार पार्ट कौन कौन से हैं? चार पार्ट्स होते हैं, एपोमैसम, ठीक है, ओमैसम, रेटिकुलम और रूमेन, ठीक है। फिगर से आपको देख के लग रहा होगा सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, तो सबसे बड़ा पार्ट यही है, रूमेन। देख सकते हैं कितना बड़ा पार्ट है। सो लार्जेस्ट पार्ट इज़ रूमेन। तो राइट आंसर इज़ रूमेन। क्वेश्चन यही पूछा गया था, सबसे बड़ा पार्ट जो है रूमिनेंट स्टमक का वो कौन सा है? द आंसर इज़ रूमेन। अब एक बार हम बाकी जो पार्ट्स इनका इम्पॉर्टेंट वो डिस्कस कर लेते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टमक इज़ एपोमैसम। एपोमैसम छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एपोमैसम पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रू स्टमक के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ कॉल्ड ट्रू स्टमक ऑफ रूमिनेंट। जैसे ट्रू स्टमक को इसलिए बोला जाता है बिकॉज यहाँ पे जो पीएच एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। 2.0 का पीएच यहाँ पे प्रेजेंट होता है एपोमैसम वाले एरिया में, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड ट्रू स्टमक। और ये पीएच इतना ज़्यादा एसिडिक होता है, इसका रीज़न ये है कि बाय चांस कोई भी हमारा जो कैटल ये रूमिनेंट है वो जब फीड खाता है तो उसमें कोई भी जर्म्स बैक्टीरिया अगर आ जाते हैं तो ये एपोमैसम वाला जो एरिया होता है वहाँ पे पीएच
बहुत ज़्यादा लो होने की वजह से, एसिडिक पीएच होने की वजह से वहाँ पे जितने भी बैक्टीरिया माइक्रोब्स हैं वो सब किल हो जाते हैं। तो एक्चुअल में एबोमेसियम को ट्रू स्टमक कहा जाता है। उसके बाद रेटिकुलम आता है। रेटिकुलम को रेटिकुलम इसलिए बोलते हैं बिकॉज का जो स्ट्रक्चर होता है वो एकदम हनी कॉम जैसा होता है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, इस तरह से हनी कॉम्स के बने होते हैं इसमें। तो इस तरह से इसको बना होता है, दैट इज़ वाई इम्पॉर्टेंट है रेटिकुलम के बारे में। उसके बाद जो आता है नेक्स्ट पार्ट आता है ओमैसम का। ओमैसम ये होता है ओमैसम, ठीक है। ओमैसम में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो जो ओमैसम होता है इसका मेन काम होता है कि जो वाटर होता है उसको रिमूव करता है। ओमैसम इज़ द मेन पार्ट फॉर द रिमूवल ऑफ वाटर, और अराउंड देखा गया है कि 50% ऑफ वाटर जो रिमूव होता है वो यहीं से होता है। कैटल्स या फिर नॉट कैटल्स, जितने भी रूमिनेंट्स होते हैं उन सब का जो वाटर लॉस होता है 50% से भी ज़्यादा का पानी जो रिमूव होता है वो ओमैसम के थ्रू हो जाता है। उसके बाद लास्ट जो पार्ट आता है हमारा वो होता है रूमेन, जो कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, जहाँ पे मेन डाइजेशन प्रोसेस होता रहता है, ठीक है। अब हमने जो बात करी कि मेन रूमिनेंट्स में 4 पार्ट्स पाए जाते हैं उनके स्टमक में, और सबसे बड़ा रूमेन होता है। लेकिन हमने देखा कि 2 एक्सेप्शन थे हमारे, कैमल और हिप्पो। हिप्पो मतलब हिपोपोटेमस, ओके। कैमल और हिपोपोटेमस ये 2 ऐसे रूमिनेंट्स हैं जिनके स्टमक में सिर्फ 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। तो इनमें चारों में से कौन सी चीज़ एब्सेंट होती है, दैट इज़ ओमैसम। इनमें ओमैसम जो होता है ये एब्सेंट होता है। ओमैसम का काम होता है वाटर को लॉस करना, लेकिन वी ऑल नो कि कैमल जो होता है बहुत ज़्यादा ड्राई एरियाज़ में भी बिना पानी के लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है इसको, ठीक है। और ये कैसे रह लेते इतने कम इतने ज़्यादा टाइम के लिए बिना पानी के, बिकॉज में ओमैसम एब्सेंट होता है। ओमैसम ही वो पार्ट होता है जो वाटर रिमूव करने में हेल्प करते हैं। तो कैमल के अंदर ओमैसम पाया ही नहीं जाता है, तो कैमल के अंदर ओमैसम नहीं होगा तो वाटर का लॉस होगा नहीं, तो वाटर का लॉस नहीं होगा तो वो बिना पानी के भी लंबे टाइम तक अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। तो ये क्वेश्चन था रिगार्डिंग द स्टमक ऑफ द रूमिनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ काफ फ्रॉम इट्स मदर। तो इस टर्म इसके लिए हम इस चीज़ के लिए कौन सा टर्म यूज़ करते हैं, यानी सेपरेशन ऑफ काफ फ्रॉम इट्स मदर। तो जब काफ जब पैदा होता है, न्यू बॉर्न काफ, जब उसको हम मदर से सेपरेट करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट। ऑप्शंस आर वैलोइंग, वीनिंग, कास्ट्रेशन और नन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज कॉल्ड वीनिंग। वैलोइंग नहीं कहा जाता, वीनिंग कहा जाता है। वीनिंग प्रोसेस होता क्या है, जैसे ही काफ पैदा होता है विद इन 24 आवर्स उसको उसकी जो मदर होती है, मदर से उसके काफ को सेपरेट कर दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड वीनिंग। कास्ट्रेशन में क्या होता है, जो मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको रिमूव करने का प्रैक्टिस को, दैट इज़ कॉल्ड कास्ट्रेशन, दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था मदर और काफ को सेपरेट करना, दैट इज़ कॉल्ड वीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक ऑफ एपेटाइट इज कॉल्ड व्हाट। तो लैक ऑफ एपेटाइट को, भूख ना लगना, दैट इज लैक ऑफ एपेटाइट, इसके लिए कौन सा टर्म यूज़ करते हैं। द ऑप्शंस आर कलिंग, डोकिंग, एनोरेक्सिया, फ्लैशिंग। तो लैक ऑफ एपेटाइट के लिए जो टर्म यूज़ होता है मोस्ट प्रोमिनेंटली दैट इज एनोरेक्सिया। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। कलिंग नहीं होगा बिकॉज कलिंग का मतलब होता है टू सेपरेट द डिसीज्ड एनिमल फ्रॉम द हेल्दी एनिमल, यानी डिसीज और हेल्दी एनिमल्स को सेपरेट करना, दैट इज कलिंग। डोकिंग क्या होता है, डोकिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ टेल। रिमूवल ऑफ टेल, जो पूंछ होती है उसको रिमूव करते हैं, बेसिकली ये प्रैक्टिस होती है शीप में। इंडिया में तो नहीं होती ये प्रैक्टिस, लेकिन जो बाहर अदर फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे डोकिंग की प्रैक्टिस होती है, यानी जो शीप होती है उसकी पूंछ को रिमूव कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डोकिंग। फ्लशिंग क्या होता है, फ्लशिंग का मतलब होता है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फीड, ठीक है। जब कोई भी एनिमल प्रेग्नेंट होता है, मोस्टली शीप की बात अगर हम करते हैं, शीप अगर प्रेग्नेंट है, कोई फीमेल शीप है, फीमेल शीप अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फीड दिया जाता है, खाने को कुछ एक्स्ट्रा दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लशिंग। और यहाँ पे पूछा गया है लैक ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगना, दैट इज़ कॉल्ड एनोरेक्सिया। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी जो लास्ट क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिकॉज ये करंट अफेयर्स से डील करता हुआ क्वेश्चन है, दैट इज़ लंपी स्किन डिसीज़ इन काउज ड्यू टू। तो ये डिसीज़ जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट डिसीज़ आजकल देखने को मिल रही है, लंपी स्किन डिसीज़ जो कि काऊ में है,
अब तो वैसे इसके केसेस बफेलो में भी देखने को मिल रहे हैं, बट इसके स्टार्टिंग में जो केसेस निकले थे वो काउ से ही निकले थे। तो ये जो डिसीज़ है किसकी वजह से होती है? ऑप्शंस आप फंगल, माइकोप्लाज्मा, वायरस एंड बैक्टीरिया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर इफ़ यू आर अगर आप थोड़ा भी करंट अफेयर पढ़ते हो, देखते हो, तो आपको पता होगा ये जो लंपी स्किन डिसीज़ है ये मेनली वायरस की वजह से होती है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। अब हम एक बार इस डिसीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या है ये डिसीज़। तो लंपी स्किन डिसीज़ जो होती है बेसिकली काऊ में होती है, कैटल में बेसिकली ये काऊ में देखी जा रही है, बट बफेलो इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय द डिसीज़ नाउ। तो लंपी स्किन डिसीज़ एक वायरल डिसीज़ है। इट इज़ कॉज बाय पॉक्स वायरस, ये इसका वायरस है। पॉक्स वायरस से डिसीज़ होती है। इट्स मेनली अफेक्टिंग कैटल एंड बफेलो एंड इट इज़ इमर्जिंग डिसीज़ इन इंडिया। और ये डिसीज़ जो होती है वायरस से तो होती है, प्लस इसको ट्रांसमिट करने का जो काम होता है वो कौन करते हैं? इस बेसिकली इंसेक्ट, टिक्स, जो मॉस्किटोज़ होते हैं, मच्छर होते हैं, मक्खी होती हैं, ये सब जो मच्छर मक्खी होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो इस डिसीज़ को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे? सपोज़ ये हमारी इन्फेक्टेड काऊ है। इस इन्फेक्टेड काऊ पे अगर कोई मॉस्किटो ने बाइट करा तो मॉस्किटो वो ब्लड लेके एक हेल्दी काऊ के ऊपर बैठेगा, तो इस तरह से डिसीज़ है लंपी स्किन डिसीज़ वो ट्रांसमिट होगी। इसका नाम लंपी स्किन डिसीज़ इसलिए बिकॉज के सिम्टम्स अगर अभी हम आगे पढ़ेंगे तो लम्प्स इसके दिखने से ही लग रहा है इसमें लम्प्स फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो उसमें मेन सिम्टम्स तो दिखने से लग रहा है लम्प्स है। इसके अलावा यहाँ पर फीवर आ जाता है, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन जो होता है गाय का घट जाएगा, कम हो जाएगा। इट इज़ ऑब्वियस, क्योंकि बीमार है तो मिल्क प्रोडक्शन उसका अच्छा नॉर्मल रहेगा नहीं, ठीक है। और उसमें एक्सेसिव सलाइवेशन हो जाएगा, यानी इसका जो बॉडी फ्लूइड है वो डिस्चार्ज होने लगेगा उसके माउथ से, रनिंग नोज टाइप के सिम्टम्स, इस तरह के सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे वैक्सीन्स हैं, ठीक है। ICAR अभी रिसर्च चल रही है ICAR के द्वारा कि वैक्सीन कैसे डेवलप करनी है इसकी। इसके अलावा हम अपने कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, लाइक टू कंट्रोल द ट्रांसमिशन ऑफ द डिसीज़ बाय इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स को ना आने दें, इंसेक्ट्स ना पनपने दें। इसके अलावा जो उनकी सराउंडिंग्स है उसको क्लीन रखना है, हाइजीन सैनिटेशन मेंटेन करना है, ठीक है। इसके अलावा ये रिसेंट द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है इस डिसीज़ के बारे में। ओवर 7,300 कैटल्स जो हैं वो इस डिसीज़ की वजह से मर चुके हैं, ठीक है। लंपी स्किन डिसीज़ जो है बेसिकली हमारे इंडिया के 8 स्टेट्स को और कुछ यूनियन टेरिटरीज़ को अफेक्ट कर चुका है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो एनिमल्स या कैटल्स का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है, जिसकी वजह से इन कमिंग फ्यूचर वी हैव टू फेस इकोनॉमिक क्राइसिस रिलेटेड टू मिल्क। इसके अलावा ये कुछ मेरे हैंड रिटन नोट हैं जो मैं पढ़ते पढ़ते मैंने इसको बना दिए थे। एक्चुअली आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्ज़ाम, दैट इज़ वाई मैं बहुत लंबे टाइम से वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। और आई नो कि अभी अरुण कातिन वॉल्यूम 2 चल रहा है, इसके अलावा एग्रीकल्चर एट अ ग्लैंस चल रही है, उसके लेक्चर्स भी अभी पेंडिंग पड़े हैं, उसको भी मुझे कंटिन्यू करना है। बट मेरा जो एग्ज़ाम है इट इज़ ऑन 28 अगस्त, तो आफ्टर दैट हम उस बुक को कंटिन्यू करूँगी मैं। तो अभी जो PPT थी ना एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस की, बहुत टाइम से मैंने बना के ऐसी छोड़ दी थी, तो मेरे को भी टाइम मिला कि मेरे को इस पर वीडियो अपलोड करनी चाहिए, तो मैंने फिर सोचा कि इस पर एक वीडियो बना के फटाफट से अपलोड कर देती हूँ। और मैंने ये जो लंपी स्किन डिसीज़ वाला टॉपिक था ये मैंने अभी रिसेंटली इस वीडियो में ऐड करा है। सारे क्वेश्चन प्रिपेयर थे PPT में, बस एक लंपी डिसीज़ ऐड ऑन करा है, उसके बाद मैंने इस वीडियो को कंटिन्यू करके अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। और जो बाकी के लेक्चर्स हैं मेरा जब एग्ज़ाम हो जाएगा आफ्टर 28 अगस्त, उसके बाद मैं वो लेक्चर्स कंटिन्यू करूँगी। तो अभी हम लंपी स्किन डिसीज़ को डिस्कस कर रहे थे, तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जूनोटिक डिसीज़ का। जूनोटिक डिसीज़ क्या होती है? द डिसीज़ विच इज़ मेनली स्प्रेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन बींग्स, यानी वो बीमारी जो एनिमल से, किसी जानवर से ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, उसको हम बोलते हैं जूनोटिक डिसीज़। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल तो अभी हम सब लोग गुजरे थे कोविड से, तो कोविड इसका बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है जूनोटिक डिसीज़ का। सबको पता है चाइना में चमगादड़ खाने से सब में फैल गया था, ठीक है, वो स्टोरी। तो ये होती है जूनोटिक डिसीज़ जो जानवर से इंसानों में फैल जाती है। इसमें सबसे अच्छे एग्जांपल देखिए कोविड-19 है, एवियन इन्फ्लुएंजा जिसको बर्ड फ्लू बोला जाता है जो कि पोल्ट्री में होता है। इसके अलावा HIV, इबोला, इसका बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट जो हुआ था वो हुआ था अफ्रीका कंट्रीज़ में।
रेबीज़ हो गया, एंथ्रेक्स हो गया। एंथ्रेक्स सबको पता है कैटल की बीमारी है और ये ह्यूमंस को भी हो सकती है। टीबी, ब्रुसेलोसिस, मंकी पॉक्स, ये भी रिसेंटली न्यूज़ में बहुत चला था। मंकी पॉक्स भी एक तरह का जूनोटिक डिसीज़ है, ठीक है। इसके अलावा लंपी स्किन डिसीज़ के बारे में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये डिसीज़ जो है लंपी स्किन डिसीज़, ये वायरस से होती है, ठीक है। इसका जो वायरस था ये इसकी जो वायरस है दैट इज़ कैप्री पॉक्स वायरस नाम का ये वायरस होता है। कैप्री पॉक्स वायरस जो बिलोंग करता है पॉक्स विरिडी फैमिली को, ठीक है। और ये पॉक्स विरिडी फैमिली जो है मंकी पॉक्स जो था अभी रिसेंट न्यूज़ में काफ़ी रहा था, ये भी सेम इसी फैमिली को बिलोंग करता है। बट लंपी स्किन डिसीज़ का याद रखना है कैप्री पॉक्स वायरस है, बिलोंग टू फैमिली पॉक्स विरिडी। इसका जो आउटब्रेक हुआ है बहुत ज़्यादा फास्ट हुआ है इस अभी के टाइम पे, बिकॉज अभी जो सीज़न चल रहा है दैट इज़ मानसून सीज़न। ये हमारा मानसून का सीज़न चल रहा है। मानसून के सीज़न में यू ऑल नो कैसी कंडीशन हो जाती है हमारे क्लाइमेट में, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हाई हो जाती है और इसकी वजह से टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो एक तरह से हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर की वजह से जो डिसीज़ की सीवियरिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और इसके अलावा मॉस्किटो, फ्लाई और टिक्स ये सबसे ज़्यादा इसी मौसम में पनपते हैं। तो ये इस डिसीज़ को कैरी करते हैं, यानी इस डिसीज़ को स्प्रेड और डिसिमिनेट करने का जो काम करते हैं मेन वो मॉस्किटो फ्लाइज की द्वारा ही होता है। तो बेसिकली वायरस इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन होने के कारण ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड इसलिए हो रहा है बिकॉज उसका ट्रांसमिट करने के लिए मॉस्किटोज़ हैं, वायरस हैं। और अभी हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो भी फेवरेबल है। मानसून वाला टाइम चल रहा है, हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। तो ये सारी जो क्लाइमेटिक कंडीशन वो फेवर कर रही है कि डिसीज़ और ज़्यादा फैले। तो दैट इज़ वाई अभी के हाल ही में डिसीज़ बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट हो चुकी है। इसके अलावा इसका ओरिजिन और स्प्रेड कैसे हो रहा है, तो हिस्टोरिकली LSD यानी लंपी स्किन डिसीज़ रिमेन कन्फाइंड टू अफ्रीका। ये सबसे पहले अफ्रीका के एरिया में ही कन्फाइंड हो गई थी एंड फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर हुई थी 1928 में। बट अब रिसेंट ईयर्स में देखा गया है कि इसका जो पूरा का पूरा एक्सपोजर हो रहा है वो कुछ एशिया कंट्रीज़ में भी हो रहा है, देखने को मिल रहा है। 2019 में ये एशिया और पैसिफिक रीजन की जो कंट्रीज़ थी वहाँ पे भी रिपोर्ट होने लगी है। और जो हमारे नियर बाय जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं, चाइना, बांग्लादेश, वहाँ पे भी इस डिसीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है। और इंडिया में सबसे पहले ये जो डिसीज़ ऑब्जर्व करी है 2019 में ही ऑब्जर्व करी है। किस स्टेट से सबसे पहले बार ऑब्जर्व हुई थी, तो ये उड़ीसा से ऑब्जर्व हुई थी अगस्त 2019 में, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद वी ऑल नो जो हमारा लाइफ स्टॉक सेंसस हुआ था उसमें जो कैटल की पॉपुलेशन थी वो 303 मिलियन के आसपास की पॉपुलेशन थी, जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अगर ये डिसीज़ फैल गई है जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्टीजियस डिसीज़ है, यानी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, एक बहुत क्योंकि वायरस के थ्रू हो रही तो इन्फेक्शियस तो होगी, बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि इस डिसीज़ की वजह से जो मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है एनिमल्स की, मिल्क प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी एनिमल्स की वो बहुत ज़्यादा सीरियसली अफेक्ट होगी। बिकॉज डिसीज़ के कारण जो उनका नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो अफेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से डिसीज़ की वजह से उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो घट जाएगा। और यू ऑल नो जैसे इंडिया लाइफ स्टॉक में भी नंबर 1 है और मिल्क प्रोडक्शन में भी नंबर 1 है, तो अब जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है रिगार्डिंग द लंपी स्किन डिसीज़। और इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट जो आपको और याद रखनी है दैट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी डिसीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी कोरोना वायरस चला था, कोरोना वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड था इट इज़ अराउंड 14 डेज़, 14 दिन के लिए जो सब लोग क्वारंटीन हो जा रहे थे, जिनका लग रहा था कि जिनको डिसीज़ हो सकती है वो क्वारंटीन हो रहे थे। वैसे ही यहाँ पे भी जो इंक्यूबेशन पीरियड है इट इज़ अराउंड 4 to 5 डेज़ और अराउंड ज़्यादा से ज़्यादा अराउंड 5 वीक्स तक का इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पे देखने को मिला है लंपी स्किन डिसीज़ के केस में। यानी इतने दिन बाद यहाँ पे सिम्टम्स जो है देखने को मिल सकते हैं। सिम्टम्स में हमने देखा कि किस तरह के सिम्टम्स यहाँ पे डेवलप हो रहे थे। तो अगेन यू कैन सी दिस सिम्टम्स, इस तरह के सिम्टम्स यहाँ पे देखने को हो रहे थे। इस तरह से नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाता है। नोड्यूल्स माने गांठें जैसी बन जाएंगी और जो हमारी कैटल होगी उसके बॉडी में इस तरह के नोड्यूल्स फॉर्मेशन हो जाएंगी, गांठें जैसी बन जाएंगी ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। तो ये इसका बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है। बाकी हमने यहाँ पे देखें फीवर हो जाएगा, हाई फीवर अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस तक का हाई फीवर होगा। सबसे पहले फीवर आएगा, फिर नोड्यूल फॉर्मेशन होगा, उसके बाद धीरे धीरे करके जो पूरी की पूरी जो गाय होती है वो इस डिसीज़ से पीड़ित हो जाएगी, ठीक है।
तो इसका जो ये भी इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन तो यही है कि जो एनिमल है उसको साफ़ सुथरा रखा जाए, हाइजीन सैनिटेशन मेंटेन करा जाए, और कभी भी उनको जो चरने भेजते हैं ग्रेजिंग के लिए, ग्रेजिंग जो होती है वो उनको साथ में ना भेजें, बिकॉज ये डायरेक्ट कांटेक्ट से भी डिसीज़ जो है फैल सकती है। बिकॉज में क्या होता है कि नेज़ल डिस्चार्ज और पानी निकलता है आँखों से, तो इस तरह से कंटामिनेट जो होगा एनिमल कंटामिनेट ईजिली हो जाता है। तो इन सारी प्रैक्टिस को अवॉइड करना है और ज़्यादा से ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करना है और एनिमल्स को सेफ रखना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लंपी स्किन डिसीज़। ठीक है, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। इंपॉर्टेंट रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।